नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। तो आज की क्लास शुरू करते हैं और आज देखते हैं मराठा साम्राज्य में शिवाजी का प्रशासन। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। और अगर अभी आपने शिवाजी के बारे में जो एक वीडियो और पड़ा हुआ है, अगर उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उसको पहले देख लीजिए, फिर शिवाजी के प्रशासन की बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शिवाजी का प्रशासन, अगर हम लोग ये समझना चाहें कि शिवाजी का प्रशासन जो है वो कैसे था, तो शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था अधिकांश दक्षिण राज्यों और मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था से प्रभावित था, जिसके शीर्ष पर छत्रपति होता था। अब आपको पता है छत्रपति कौन होता है? वो राजा। शिवाजी ने अपना जब राज्याभिषेक कराया था तो उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो अब मैं आपको एक क्लिप दिखा रहा हूँ जिसमें मैंने शिवाजी के प्रशासन को 4 भागों में बांट रखा है। पहला है अष्टप्रधान यानी मंत्री परिषद, दूसरा है प्रांतीय शासन, और तीसरा है राजस्व प्रशासन, और चौथा है सैन्य प्रशासन। अब इनमें से अगर हम अलग अलग बात कर लें अष्टप्रधान की, तो ये शिवाजी की मंत्री परिषद होती थी। इसमें 8 मंत्री होते थे। उनके नाम हैं पेशवा, दूसरा नाम है अमात्य, तीसरा है वाकियानवीज, और चौथा है सुमंत, फिर सचिव, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश। अब अगर हम प्रांतीय शासन में देखें तो राज्य को 4 भागों में बांटा गया था। राज्य को 4 भागों में बांटा गया होगा। ऐसा आप लोग देख रहे होंगे, अगर थोड़ा सा ना दिख रहा हो तो इसकी क्लियरिटी बढ़ा लीजिएगा। पहला पार्ट है उत्तरी प्रांत, जिसमें सूरत व सल्हेर दुर्ग से पूना तक है। ठीक है, दूसरा है दक्षिण पश्चिम प्रांत, जिसमें दक्षिण पश्चिम प्रांत जिसमें दक्षिण कोंकण प्रदेश व समुद्री तट ये शामिल था। और तीसरा है दक्षिण पूर्वी प्रांत, जिसमें सतारा, सागली, कोल्हापुर ये सारे आते हैं। और चौथा है दक्षिण प्रांत, जिसमें जिंजी के आसपास का क्षेत्र था। अब हम राजस्व की बात करें तो राजस्व 2 प्रकार से वसूला जाता था। एक चौथ था, दूसरा था सरदेशमुखी। और सैन्य प्रशासन की बात करें तो शिवाजी के पास 280 किले थे। चलिए अब हम लोग एक एक अलग अलग चीज़ों को समझते हैं। जैसे पहला है पेशवा, यानी अष्टप्रधान में अगर हम बात करें तो पहला है पेशवा। अब पेशवा के बारे में, यानी ये प्रधानमंत्री होता था। संपूर्ण राज्य की देखभाल करना इसकी जिम्मेदारी, राजा की अनुपस्थिति में उसके कार्यों की देखभाल करना इसकी जिम्मेदारी, सरकारी पत्र या जो भी दस्तावेज होंगे उसमें राजा के हस्ताक्षर के बाद मोहर लगाने का काम यही पेशवा ही करते थे। ठीक है, बस इनके बारे में इतना ही। दूसरा है अमात्य। अमात्य मतलब पंत या मजूमदार। ठीक, इनका काम होता था वित्त एवं राजस्व का कार्य करना, आय व्यय के सभी लेखों की जांच करना। ठीक, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि शिवाजी के अमात्य रामचंद्र पंत थे। शिवाजी के अमात्य कौन थे? रामचंद्र पंत थे। अच्छा, तीसरे आते हैं वाकियानवीज। ये दैनिक कार्यों की देखभाल करते थे। दरबार कैसे लगना है, उसकी सुरक्षा कैसे करना है, और गुप्तचर विभाग इन्हीं के पास था। यानी हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये आज के गृह मंत्री जैसे थे। अगले आते हैं सुमंत यानी दबीर। इनका काम था विदेशी कार्य करना, यानी विदेशी मामलों के जितने भी कार्य होंगे वो सुमंत या दबीर के अंतर्गत कार्य होंगे। 5वें नंबर पर हैं सचिव। इनका काम होता था पत्र विभाग, यानी जितना भी पत्र आने जाने का है उसका हिसाब रखना, और परगनों का हिसाब, परगना यानी जो आपका क्षेत्र होता है किस तरह बटा हुआ है उसका हिसाब रखना होता था। 6वें नंबर पर हैं सेनापति। इन्हें सर-ए नौबत कहा जाता था। इनका काम है सेना की भर्ती, संगठन, रसद का प्रबंध,
आदि कार्य इन्हीं के द्वारा किया जाता था। 7वें नंबर पर आते हैं। 7वां नंबर है पंडित राव यानी सद्र। ये धार्मिक मामलों में राजा के प्रमुख सलाहकार होते थे। यानी जो भी मान लो कोई युद्ध करने जाना है तो उसमें जो अनुष्ठान करने हैं वे सबका काम पंडित राव यानी सद्र करते थे। और 8वें नंबर पर है न्यायाधीश। राजा के बाद अगर मुख्य न्यायाधीश यही होते थे। राजा भी अपने आप में सबसे सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। समस्त दीवानी फौजदारी ये सब के सब इन्हीं का काम होता था। ठीक है, तो ये शिवाजी के अष्ट प्रधान थे। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि सेनापति के अतिरिक्त लगभग सभी मंत्री ब्राह्मण होते थे। ठीक, अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि पंडित राव, अब समझ गए ना, पंडित राव वही धार्मिक मामलों में राजा का प्रमुख सलाहकार। ठीक है, और न्यायाधीश जो राजा के बाद सब प्रमुख था न्याय के लिए, और समस्त दीवानी फौजदारी इसी के उसमें रहती थी। ठीक है, तो इनके अलावा समय आने पर सभी मंत्रियों को सेना का नेतृत्व करना पड़ता था। अब ये जो 8 मंत्री थे, इन 8 में प्रत्येक के 8 अधिकारी और उनके अधीन होते थे। यानी उनके नीचे प्रत्येक मंत्री के 8 अधिकारी और होते थे। उन अधिकारियों में पहले नंबर पर दीवान यानी सचिव, दूसरे नंबर पर मजूमदार यानी लेखा परीक्षक, तीसरे नंबर पर फड़निस यानी उप लेखा परीक्षक, चौथे नंबर पर साबनिस यानी कार्यालय प्रभारी, 5वें नंबर पर कारखानिस यानी रसद अधिकारी, 6वें नंबर पर है चिटनिस यानी पत्ताचार लिपिक यानी पत्ताचार लिपिक, 7वें नंबर पर है जमादार यानी खजांची जिनको कहते हैं, फिर 8वें नंबर पर है पोटनिस यानी रोकड़िया। ये और इनके होते थे। यानी प्रत्येक मंत्री के 8 अधीन अधिकारी भी कार्य करते थे। ठीक है, तो ये हो गई अष्ट प्रधान यानी मंत्रिपरिषद की विस्तृत रेखा। ठीक है, अब आते हैं प्रांतीय शासन में। अब नंबर है प्रांतीय शासन में। प्रांतीय शासन में अगर हम प्रांतों को तो पहले ही मुख्य रूप से 4 भागों में बांट ही चुके हैं। आपको पता है कौन कौन है। उत्तर प्रांत जिसमें सूरत व सलहेर दुर्ग से पूना तक। अच्छा, इसके प्रमुख मोत्रोत्रयम्बक पिंगले, मोरोत्रयम्बक पिंगले यानी मोरोत्रयम्बक पिंगले थे। ठीक है, दूसरा जो भाग था वो दक्षिण पश्चिम प्रांत था। दक्षिण पश्चिम प्रांत, इसमें क्या था, दक्षिण कोंकण प्रदेश व समुद्री तट तक ये था। इसके प्रमुख अन्नाजी दत्तो थे। इसके प्रमुख कौन थे, अन्नाजी दत्तो। ठीक है, तीसरा नंबर था दक्षिण पूर्वी प्रांत। इसमें सतारा, सागली, कोल्हापुर ये सारे प्रांत आते थे, क्षेत्र आते थे। इसके प्रमुख दत्तोजी पंत थे। अब ध्यान देना, वहाँ पर अन्नाजी दत्तो हैं, यहाँ पर दत्तोजी पंत हैं, दोनों अलग हैं। दक्षिण पूर्वी प्रांत के जो प्रमुख थे दत्तोजी पंत थे। ठीक, चौथा जो है वो आपका है दक्षिण प्रांत यानी जिंजी के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, इसके प्रमुख थे रघुनाथ पंत हनुमंते। रघुनाथ पंत हनुमंते। ठीक है, अब अगर हम लोग इकाई की बात करें तो यहाँ पर भी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होती थी वह गांव होती थी, और गांव के अधिकारी को पटेल या पाटिल बोला जाता था। गांव से बड़ा मौजा होता था जिसके अधिकारी को कारकुन कहा जाता था। उसके बाद तर्फ आता था, यानी मौजा से बड़ा तर्फ होता था, इसके अधिकारी हवलदार कहलाते थे। उसके बाद महल, यानी महल तर्फ से बड़ा होता था, इसके अधिकारी को सर हवलदार बोला जाता था। फिर लास्ट में प्रांत होता था जिसे सूबेदार व मामलातदार ये होते थे। ठीक है, अच्छा, शिवाजी ने जागीर प्रथा समाप्त कर दी थी।
शिवाजी ने जागीर प्रथा को समाप्त कर दिया था। अधिकारियों को नगद वेतन दिया जाने लगा था। इससे बहुत सारे फायदे भी हुए थे। ठीक है, तो ये तो हो गया उनका कौन सा, प्रांतीय शासन। अब आते हैं राजस्व प्रशासन में। किसमें? राजस्व प्रशासन में। अच्छा, राजस्व प्रशासन में प्रमुख है चौथ और सर देशमुखी। अब चौथ क्या होता था, हम लोग इसको अलग अलग देख लेते हैं। ठीक है, तो चौथ जो है, अब अगर शिवाजी की राजस्व व्यवस्था अहमदनगर राज्य के मलिक अंबर द्वारा अपनाई गई रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी। शिवाजी ने भूमि को ठेके पर देने की प्रथा को त्याग किया। भूमि की पैमाइश के आधार पर उत्पादन का अनुमान लगाया तथा किसान से लगान निर्धारित किया जाता है। केंद्रीय अधिकारी द्वारा राजस्व एकत्र किया जाता था। प्रारंभ में शिवाजी ने पैदावार का 33% लगान वसूल करवाया, परंतु बाद में स्थानीय कर तथा चुंगियों को माफ़ करने के बाद इसे बढ़ाकर 40% कर दिया। राजस्व नगद या अनाज के रूप में चुकाया जा सकता था। नए इलाके बसाने को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को लगान मुक्त भूमि भी प्रदान की जाती थी। शिवाजी के निर्देशानुसार सन 1679 ईस्वी में अन्नाजी दत्ते ने एक विस्तृत भू सर्वेक्षण करवाया, जिसके परिणाम स्वरूप एक नया राजस्व निर्धारण हुआ। लगान व्यवस्था के लिए शिवाजी का राज्य 16 प्रांतों में बांटा गया। प्रांतों को तर्फ और मौजों में बांटा गया। तर्फ का प्रधान कारकुन कहलाता था और प्रांत का अधिकारी सूबेदार। ठीक, गांव के प्राचीन पैतृक अधिकारी पाटिल और जिले के प्रमुख देशमुख व देशपांडे होते थे। ठीक है, अब इसमें चौथ और सरदेशमुखी होते थे। अब चौथ के बारे में हम लोग जान लेते हैं, वो क्योंकि हमने आपको पहले से ही वो चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, जो चौथ था ये एक सैन्यकर था जो किसी तीसरी शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए वसूल किया जाता था। यानी माना ये जाता था कि हम लोग आपकी रक्षा कर रहे हैं, जो भी कोई आपके ऊपर हमला करने आएगा हम उसका सामना करेंगे और इसके बदले में आप मुझे चौथ देंगे। तो ये चौथ कर था। ठीक है, अच्छा, दूसरा है सरदेशमुखी। ये था सरदेशमुखी, इसमें राजा का अधिकार होता था। वो ये मानता था कि मुझे चौथ सरदेशमुख, यानी कि मैं उसका प्रमुख होने के नाते, यानी प्रधानमुखी होने के नाते मुझे इसको लेने का अधिकार है। ये आय का 10% या 1/10 भाग के रूप में होता था। प्रधान मुखिया होने के नाते, यानी जो राजा मुख्य है उसके होने के नाते उसका ये दायित्व बनता है, उसका ये हक बनता है कि वह सरदेशमुखी को वसूल करे। ठीक है, तो ये उनके 2 प्रमुख कर थे। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? सैन्य प्रशासन की। तो शिवाजी के सैन्य प्रशासन में हमने आपको बताया कि मुख्य रूप से इनके पास 280 किले थे। ठीक है, तो शिवाजी के पास पैदल, घुड़सवार, हाथी, बंदूकची और नौसैनिक भी थे। अच्छा, घुड़सवारी पर बात करें तो घुड़सवारी के समूह को पागा कहा जाता था। घुड़सवारी के समूह को पागा कहा जाता था। इसमें 25 सैनिकों के ऊपर एक हवलदार होता था, 5 हवलदार के ऊपर एक जुमलादार होता था, 10 जुमलादार के ऊपर एक हजारी होता था और 5 एक हजारी मिलकर 5 हजारी होते थे और 5 हजारी का वेतन 2000 हूड़ होता था। ठीक है, तो ये उनके पागा का था। दूसरा है पैदल सैनिक। पैदल सैनिक में लगभग शिवाजी के पास 1 लाख से ऊपर सैनिक थे। इसमें 9 सैनिकों के ऊपर एक नायक होता था
और 5 नायक के ऊपर एक हवलदार होता था। 2 या 3 हवलदार के ऊपर एक जुमलादार होता था और 10 जुमलादार के ऊपर एक हजारी होता था और 7 एक हजारी मिलकर सप्त हजारी होते थे। अच्छा, इसके प्रमुख को सरे नौबत कहते थे। जैसे घुड़सवारी के प्रमुख को पागा कहा जाता था, वैसे पैदल सैनिक के प्रमुख को सर ए नौबत कहा जाता था। ठीक, शिवाजी के पास हस्ती सेना थी, यानी हाथियों की भी सेना थी, जिसमें 1260 हाथी थे और 8 तोपें थीं। ठीक है, शिवाजी की नौसेना भी थी, जिसका मुख्यालय कुलाबा में था, तथा उनके पास 200 नावों का एक बेड़ा था, यानी उनके पास 200 नावों का एक समूह भी था। अब हम लोग अगर बात करें शिवाजी की न्याय व्यवस्था की, तो शिवाजी की न्याय व्यवस्था जो वो था कि वो उसमें प्रमुख जो थे सबसे मेन वो छत्रपति यानी स्वयं शिवाजी थे। उसके नीचे आते थे हुजूर हाजिर मजलिस, यानी जो अंतिम न्यायालय होता था या सर्वोच्च न्यायालय होता था। ठीक है, जिसमें एक मंत्री भी हमने बताया था ना, न्यायाधीश होता था अष्टप्रधान में, वो यहीं पर काम करता था। अच्छा, सबसे नीचे की अगर बात करें तो गाँवों में फौजदारी मुकदमे पटेल निपटाता था और शिवाजी स्वयं भी न्याय करते थे। अंतिम न्यायालय मैंने आपको बता ही दिया था, हुजूर हाजिर मजलिस कहा जाता था उसको। तो इस तरीके से शिवाजी का प्रशासन चलता था। अब हम लोग अगले वीडियो में शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन इनके उत्तराधिकारी थे। ठीक है, और कि संभाजी ने कब राज किया, फिर राजा राम ने कब राज किया, फिर शिवाजी द्वितीय ने कब राज किया, इस तरीके से फिर हैं बहुत सारे लोग। तो अगले वीडियो में हम लोग इस पर बात करेंगे। तो इसी से कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं